बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल पर बेसिस आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसिडरेशन है, कुछ मैथमेटिक्स है और कुछ लैंग्वेज होती है जो आपको लिखना है जिस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप एक, क्योंकि नाम है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, आपको हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, ये प्रूव करना है और आपको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। तो बस उसके लिए क्या करना है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लीजिए। तो ये आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया जिसका नाम है बच्चों एक्स वाई। ये क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो दो मीडियम होंगे, एक होगा मीडियम फर्स्ट जिसमें स्पीड होगी वेव की v1 और दूसरा होगा मीडियम सेकंड जिसमें स्पीड होगी, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। क्लियर हो गया। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ वेव v1 है और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ वेव v2 है। v1 जो होगा उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, किससे, v2 से। इसका मतलब है कि v1 जो होगा फर्स्ट मीडियम जो होगा वो ये आपके पास रेयर है और ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास डेंसर है। ये क्या है, डेंसर होगा, ये आपके पास डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में ऐसे भी स्पीड जो वेव की होती है वो कम हो जाती है और रेयर मीडियम में, वेव मतलब लाइट है, लाइट की स्पीड मीडियम में जैसे जाएंगे वैसे कम हो जाएगी। मैं थोड़ा सा और हिंट कर देता हूं, देखो जैसे v1 होता है तो v1 का मतलब क्या होता है, μ1 अलग मीडियम होगा। देखिए μ1, म्यू क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बताता है, ये डिसाइड करता है और इंडिकेट भी करता है कि किसी मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। तो v1 का मतलब c बाई μ1 और v2 का मतलब क्या होता है, v2 का मतलब होता है बच्चों c अपॉन μ2। तो ये चीज याद रखना थोड़ा सा कि v1 और v2 मीडियम में स्पीड है किसकी, जो वेव या लाइट वेव आ रही है, जो वेव फ्रंट आ रहा है उसकी स्पीड है फर्स्ट मीडियम में और सेकेंड मीडियम में। अब मैं वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराता हूं। देखो ये आपके पास वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हुआ है एट एन एंगल, यहां पर क्या है, एंगल आई पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। ये बच्चों ये आपके पास है बी पॉइंट और ये है ए पॉइंट। क्या है ये है आपके पास ए पॉइंट, ये है रेज, ठीक। अब ए बी वेव फ्रंट हो गया। अब इस वेव फ्रंट के पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इस वेव फ्रंट ए बी पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होंगी। अच्छा, जो ए बी वेव फ्रंट है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बस यहीं रुक जाएगा, सेकेंड मीडियम में भी जाने का रास्ता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये तो इसके पास नॉर्मल है, यहां पर भी नॉर्मल होगा, ठीक। इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। यहां से क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद जो स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट हो रहा होगा वो सेकेंड मीडियम में जाएगा और देखो इसका रास्ता थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया क्योंकि रे ऑफ लाइट अपने पास से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। तो यही तो रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, इंसिडेंट रे आई और फिर वो रिफ्रैक्ट हुई तो ये एंगल आर बच्चों बनता है, क्या बनता है, एंगल आर बनता है। और इंसिडेंट रे कितना एंगल था, ये था आई एंगल, ये आई है। अब ये देखना है कि सेकेंड मीडियम में जो वेव फ्रंट पॉइंट ए से बना होगा, क्योंकि अगर कोई वेव फ्रंट है वो ऐसे आया तो देख रहे हो ए पॉइंट वेव फ्रंट का सरफेस को पहले स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब ए से वेव फ्रंट बनना शुरू होगा और बी वाला पॉइंट जब तक ए डैश पर पहुंचेगा, यहां पे कौन सा पॉइंट है, ए डैश, जब बी यहां से चल करके ए डैश पे पहुंचेगा जितने टाइम में, उतने टाइम में ए से निकलने वाली वेव फ्रंट सेकेंड मीडियम में कहां पहुंचेंगी। आप थोड़ा आइडिया लो क्योंकि आपको v1 स्पीड पता होगी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड पता हो चुकी होगी, सेकेंड मीडियम में स्पीड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड पता हो चुकी होगी। इनकी स्पीड आपको मालूम है। अगर आपको मैं टाइम बता दूं 10 सेकेंड या t सेकेंड, तो t सेकेंड में अगर ये यहां से यहां आता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर t सेकेंड में मैं बोलूं कि b पहुंचता है
बी पहुंचता है टी सेकेंड में यहां, तो इस मीडियम में जो स्पीड है वो v1 है, v1 स्पीड है इस मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में। इसका मतलब जो यहां पर बी ए डैश आएगा वो v1t के बराबर होगा। क्या होगा? v1t के बराबर होगा। और इस फिगर को लिखने से पहले ये मान ही लेना कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। यहां तो मैंने लिखा ही है कि रेयर और डेंसर है। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये बी ए डैश, बी जितने टाइम में यहां पर पहुंचता है उतने टाइम में यहां से निकली हुई वेव, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो इसी मीडियम में आएंगे, लेकिन उनकी स्पीड स्लो होगी क्योंकि मीडियम डेंस है। ठीक है, अभी नहीं आया। आप एयर में चल रहे हो, अगर 10 सेकेंड तक आप v स्पीड से एयर में चलो और 10 सेकेंड तक उसी स्पीड से पानी में चलो, तो आप थोड़ा पीछे रह जाओगे और एयर वाला थोड़ा आगे निकल जाएगा। वैसे यहां पर भी है। यहां पर क्या होगा, जब वेव फ्रंट निकल रही होंगी तो इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस का आर्क ए को सेंटर मान करके लगाते हैं, और जो ये डिस्टेंस आएगी कौन सी आएगी, ए बी डैश, क्योंकि यहां जो पॉइंट मिलेगा वो बी डैश मिलेगा, वो मिलेगा ए बी डैश। जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा v2t। अब जो ये v2t आ रहा है, v2t क्या होगा, v1t से कम ही आएगा, क्योंकि v1t रेयर मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस वेव फ्रंट का बी पॉइंट, और ए पॉइंट से निकलने वाला जो वेव फ्रंट है डेंसर मीडियम में चल रहा है, इसलिए डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, ए को सेंटर मान करके इस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये टेंजेंट आ जाएगा। तो ए डैश बी डैश जो टेंजेंट आया है वो ही बताता है, ए डैश बी डैश क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होता है। ये आर है तो बच्चों ये वाला भी आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आर है, ये जो लाइन होती है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 90 होगा। ये आर है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस आर होगा। 90 माइनस आर है तो ये जो नॉर्मल होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब 90 में से 90 माइनस आर हटा देंगे तो ये आर एंगल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको 2 ट्रायंगल मिल जाते हैं। होपफुली ये बात पूरी समझ में आपको आ गई होगी। तो क्या होता है यहाँ पर, कंसीडर, इसकी जो लैंग्वेज लिखनी है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी बची है वो मैं क्लियर कर दूंगा। पहले क्या लैंग्वेज लिखना है वो लिख लो। कंसीडर a plane wavefront, consider a plane wavefront AB incident on refracting surface xy at an angle I। तो ये तो इसका कंसिडरेशन हो गया कि एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर एंगल आई पर इंसिडेंट होता है। अच्छा, v1 v2 क्या है, v1 v2 स्पीड ऑफ वेव है इन मीडियम फर्स्ट एंड सेकेंड। v1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट वेव, स्पीड ऑफ लाइट वेव लिखो, क्योंकि जो वेव फ्रंट है वो लाइट का ही तो आ रहा है, या वेव जो वेव है वो किसकी, लाइट की ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट वेव इन मीडियम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, अब लिखना क्या है, अब ये लिखना है कि पॉइंट ए, वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट ए पहले टच करता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को। तो यहां लिखा जाएगा अकॉर्डिंग हाइगेंस प्रिंसिपल each point on plane wavefront या wavefront act as a fresh source of। अब वेवफ्रंट कैसा भी होगा, उस वेवफ्रंट के हर पॉइंट से निकलने वाला जो वेवफ्रंट होगा उस एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स की तरह काम करेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, चाहे प्लेन वेवफ्रंट हो, स्फेरिकल वेवफ्रंट हो या फिर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो, उसके हर पॉइंट पर
उस वेवफ्रंट के हर पॉइंट से निकलने वाली जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, या हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, ये इमिट होंगी। ईच पॉइंट ऑन वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस and produces secondary wavelets, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी। अब क्या बताना है कि पॉइंट ए ऑफ वेवफ्रंट, पॉइंट ए ऑफ वेवफ्रंट फर्स्ट touches the refracting surface and it will start emitting spherical wavefront एंड इट विल स्टार्ट इमिटिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। कहाँ बनाएंगे वो वेवफ्रंट? वो क्योंकि अब की बार स्पेस मिल गया है दूसरे मीडियम में जाने के लिए, तो इट विल स्टार्ट इमिटिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट इन द मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब यहां मानना है कि यहां से जो निकलने वाली जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है सेकेंड मीडियम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं जितना डिस्टेंस बी से निकलने वाला जो वेवफ्रंट है या पॉइंट बी जितने टाइम में ए डैश तक पहुंचता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नीचे वाला मीडियम कैसा है? डेंस है। तो लेट बी टेक्स टाइम, लेट बी पॉइंट बी let point B take time t to reach point A dash and covers a distance distance कितनी कवर करेगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस एंड कवर अ डिस्टेंस BA dash is equal to V1T in the same time spherical wave originating from spherical waves emitting from A covers a distance AB dash less than किससे कम होगा? less than BA dash, that is AB dash is equal to V2T। जो ये आ रहा है V2T और ये आ रहा है V1T। अब यहां पर क्या होगा? V2T थोड़ा सा कम है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, V2T इज लेस देन V1T। जो ये डिस्टेंस है ये V1T से कम है क्योंकि सेकेंड मीडियम डेंसर है। क्लियर हुआ? तो क्या करना पड़ेगा? A एज अ सेंटर, क्या करना पड़ेगा? A एज अ सेंटर, मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस AB डैश इज इक्वल टू V2T। Mark A as a center, mark an arc of radius AB dash is equal to
V2t and draw the tangent on B dash from A dash. A dash B dash will represent the refracting wave front. क्या करेगा? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देना, ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो ये तो होती है लैंग्वेज, किसके लिए? ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। अब इसकी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने प्रूफ नहीं किए हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या लिखना होता है? देखो, आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, दो ट्रायंगल लेना है। तो ले लीजिए पहले इन ट्रायंगल ए बी ए डैश क्या मिलेगा? साइन आई इज इक्वल टू, क्योंकि स्नेल रूल प्रूफ करना है तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट आ रहा कि नहीं आ रहा। कांस्टेंट आ जाएगा तो स्नेल लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो साइन आई देखेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर साइन आई इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा बी ए डैश अपॉन ए डैश, ये आ गया। अब आपको पता है बी ए डैश की वैल्यू कितनी है? ये है V1t अपॉन ए डैश आ गया। फिर देखना है इन ट्रायंगल क्या आएगा? ए डैश बी डैश ए क्या आ जाएगा? साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी है? V2t अपॉन ए डैश। अब दोनों का रेशियो कर लीजिए, क्या आ जाएगा? नाउ साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो V1t अपॉन ए डैश अपॉन V2t ए डैश। तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, V1t अपॉन V2t। तो यहाँ से बच्चों आएगा V1 अपॉन V2। अगर कहीं ऐसा लिखा है V साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी बच्चों होता है स्नेल लॉ। क्या होता है? ये भी होता है स्नेल लॉ। दिस इज द स्नेल लॉ, दिस इज आल्सो स्नेल्स लॉ। लेकिन कांस्टेंट लिखा होना जरूरी है कि V1 अपॉन V2 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो। आप साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 लिख के छोड़ेंगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो एक्सेप्ट ही नहीं है। अभी क्या आएगा? अगर इससे एग्री नहीं करते हो तो थोड़ा सा आगे चलो। मैंने क्या बताया कि V1 को C अपॉन μ1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक स्टेप आगे चलिए, साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा? V1 की जगह पे क्या ले सकते हो? V1 अपॉन V2। तो V1 को ले सकते हो बच्चों C अपॉन μ1 और इसको ले सकते हो C अपॉन μ2। तो C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा μ2 अपॉन μ1। इसको क्या ले सकते हो? इसको ले सकते हो μ12। ठीक है। अब यहां से छोड़ दोगे तब भी गलत है, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 μ2 नहीं होता है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्नेल लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये जो पेयर ऑफ मीडिया दिया गया है उसके लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये भी बच्चों इस तरह से लिख दीजिए, तभी ये स्नेल्स लॉ हो जाता है। क्या है? दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, ये आ जाता है। तो स्नेल्स लॉ आ गया, इसका मतलब दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चों रिफ्रैक्शन का क्या है? सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपको क्या चाहिए? अभी फर्स्ट लॉ बताना है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ के लिए क्या करते हो, तो यहां थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो। देखो पहले क्या आएगा?
ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों ए बी, क्या है ए बी। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास ये एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या चीज है, ये है एक्स वाई। एंड ए डैश बी डैश क्या है, देखो, एंड रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट क्या है, जो रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है वो क्या चीज है, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट वो है ए डैश बी डैश। ठीक, तो ये तीन चीजें मिल गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई एंड रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, जो ए डैश बी डैश है, ये क्या है, ये सारे के तीनों क्या है, ये और ये तीनों क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉपी एंड लाइज इन अ सेम प्लेन। ये बात हो गई। अब इनके जो परपेंडिकुलर होगा वो भी सेम प्लेन में होगा। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, जो ये होगा ये ए है और ये ए डैश है, ये बच्चों बी है, ये बी डैश है। यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा ये कि जो ये ए है, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे वो क्या है, ए है, ए इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू किसके है, ये ए बी के है। ठीक, दूसरी चीज देखो जरा सा, जो नॉर्मल है वो क्या है, नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो ए एन है, नॉर्मल। ये किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है बच्चों एक्स वाई के। किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के। और जो ये रेज होती हैं क्या, ए डैश एंड ये ए डैश है, क्या है, ए डैश। ये क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी डैश के, ए डैश, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो जाएगा ए डैश परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश। अब देख रहे हो ए डैश, ये ए बी एक्स वाई और ए डैश बी डैश ये परपेंडिकुलर हैं किसके, प्लेन ऑफ कॉपी के और सेम प्लेन में है। अच्छा, इनके जो परपेंडिकुलर होंगे इन तीनों के वो भी सेम प्लेन में होंगे और कॉपी के प्लेन में होंगे। समझ बात आई, इसका मतलब वो एक ही प्लेन में लाइज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज और ये चीज क्या बताती है कि ये तीनों आल्सो लाइज इन अ सेम प्लेन। हेंस यहां लिखा जाएगा, हेंस ए एन एंड ए डैश लाइज इन अ सेम प्लेन्स, लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक बच्चों, यही होता है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए। मैंने नाम नहीं लिखा, आप लिखोगे क्या, हेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चों कंप्लीट इंफॉर्मेशन है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल की। होपफुली सारी चीजें मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करी हैं, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। समझने के बाद इसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। आपको क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।